हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप देन दे कैन ज्वाइन। आपको यहाँ पर चैनल का नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कमेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वेस्ट ने रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। कुछ रशियन बैंक्स को अभी स्विफ्ट से बाहर किया, सबको बाहर नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि रशिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से रशिया अब कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकता है, कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता है। इसके बाद रशिया ने क्या किया, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अब ये रशियन प्रेसिडेंट सिर्फ ब्लफ कर रहे हैं या वो सच में ऐसा कर सकते हैं, ये तो उनको ही पता है। The Putin's order came after the United States, European Union and Britain announced they would remove some Russian banks from the SWIFT financial messaging system, और जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इससे पहले सिर्फ एक ही कंट्री को स्विफ्ट सैंक्शंस एक ही कंट्री के ऊपर लगाए गए थे, वो था ईरान। तो ओनली वन अदर कंट्री ईरान हैज़ बीन कट ऑफ सो फार एंड इट लेड टू तेहरान लूजिंग अ थर्ड ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड, और हो सकता है रशिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। आगे हम चलते हैं। बिहाइंड 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस ऐप ट्रैकिंग आइटम्स लास्ट माइल रेस। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि क्यू कॉमर्स एक नई चीज़ शुरू हुई है। क्यू कॉमर्स बेसिकली जो 10 मिनट्स में डिलीवरी को इंश्योर करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत सारे डार्क स्टोर्स बना लेते हैं, और वहाँ पर डार्क स्टोर्स में बेसिकली उन्हीं ग्रॉसरी आइटम्स को रखते हैं जिनकी आसपास के मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, आसपास के हाउस होल्ड्स में ज़्यादा डिमांड हो। तो उन्हीं यहाँ पर आइटम्स को रखते हैं ताकि यहाँ पर ये 10 मिनट में डिलीवरी को इंश्योर कर सके। तो क्यू कॉमर्स आपको पता है, सोशल कॉमर्स आपको पता है, ई कॉमर्स आपको पता है, बस ये 3 टाइप्स के कॉमर्स पता होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डार्क स्टोर मैंने आपको बता दिया। डार्क स्टोर क्या करते हैं, वही स्टॉक कीपिंग यूनिट्स रखते हैं जिनकी आसपास के मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो, आसपास के हाउस होल्ड्स में ज़्यादा डिमांड हो। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई थी मुंबई में। तो कहाँ पर शुरू की गई, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मच अवेटेड वाटर टैक्सी सर्विस टू कनेक्ट नवी मुंबई एंड मुंबई वॉज इनॉग्रेटेड बाई महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। आगे चलते हैं। वॉट रशिया स्टैंड्स टू लूज़। इस आर्टिकल में वही सब है जो हमें पहले से पता है। तो रशियन अटैम्प्ट्स टू विलीफाई हिम, तो यहाँ पर जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, तो रशिया का यही कहना है ये न्यू नाजिस्ट हैं, हमें यहाँ पर डीमिलिटराइजेशन करना है। अब ये सब रशिया का कहना है, तो ऑथर ने यही बोला है कि ये सब आर्टिफिशियल क्लेम्स है, ऐसा कुछ है नहीं। तो रशियन अटेम्प्ट्स टू विलीफाई हिम एज द लीडर ऑफ अ नाजी गैंग प्लांटेड इन कीव बाय द अमेरिकन CIA हैव फेल्ड। तो यहाँ पर जो रशिया प्लॉट बना रहा था, वो प्लॉट अब रशिया खुद ही हार रहा है। पुतिन में स्टिल विन द वॉर बट ही मे बी लूजिंग द प्लॉट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो चाइना है वो पहले ये कह रहा था कि ये इन्वेजन है ही नहीं, आप इसको इन्वेजन क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर जो चाइना है वो इन्वेजन को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा था, और जो रशिया कह रहा है कि हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन में, रशिया ये नहीं कह रहा हम इन्वेजन कर रहे हैं। रशिया का यही कहना है हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, डीनाजिफिकेशन करेंगे। तो यही रशिया कह रहा है, और यही चाइना सेम टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया वुड नॉट सपोर्ट एनी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और यही हमने किया, हमने यहाँ पर वोटिंग के लिए अब्सटेन कर दिया। बट द इंडियन स्टेटमेंट की एक्सप्लेन, अब जो भी आप वोट करते हो आपको एक्सप्लेन भी करना होता है कि आपने क्यों अब्सटेन किया, आपने यहाँ पर क्यों फेवर में वोट किया। तो यहाँ पर इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि रशिया को आर्म्स के लिए रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए था, रशिया को यहाँ पर आर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो हमने वोटिंग को तो अब्सटेन किया, पर हमने यहाँ पर रशिया को क्रिटिसाइज़ भी किया है बहुत ही लाइटर टोन में कि रशिया को यहाँ पर आर्म्स को यूज़ नहीं करना चाहिए था। अनलाइक चाइना, इंडिया हैज़ नाइदर क्रिटिसाइज नेटो नॉर मेड एनी कॉमेंट अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ नेटो एज अ ट्रिगर फॉर रशियन एक्शंस। तो हमने ये भी नहीं कहा कि नेटो के ऐसे एक्शंस थे कि रशिया को यहाँ पर आर्म्स के लिए रिजॉर्ट करना पड़ा। हमने सिर्फ यहाँ पर सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात की कि सारे ही कंट्रीज़ के सॉवर्निटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अब रिजोल्यूशन यूएनएससी में पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया के पास वीटो है। तो कोई भी रिजोल्यूशन जो कि रशिया के अगेंस्ट बात करेगा, रशिया उसको वीटो कर देगा। इसीलिए अब यूएनजीए में ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो रिजोल्यूशन कंडेमनिंग रशिया इज नाउ लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द यूएनजीए, जहाँ पर रशिया के पास वीटो पावर नहीं है, और उसके बाद ही इसका पैसेज हो सकता है, क्योंकि यूएनएससी में तो कोई भी प्रपोजल होगा रशिया उसको वीटो कर ही देगा। आगे चलते हैं। हैंड्स ऑफ द हिजाब, ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। तो शिरूर मठ केस में कोई भी प्रैक्टिस किसी रिलीजन के लिए एसेंशियल है या नहीं है, वो यहाँ पर डिटरमाइन करने की बात की गई थी। और जो प्रैक्टिसेस यहाँ पर एसेंशियल होंगी, सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो शिरूर मठ केस में द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 25 विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शाइंस कवर्स ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंटीग्रल टू द रिलीजन। तो सिर्फ उन्हीं प्रैक्टिसेस को कवर किया जाएगा जो कि किसी रिलीजन के लिए इंटीग्रल हैं।
अब हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, तो कोर्ट में इसी के ऊपर बात चल रही है। लेकिन ऑथर ने बोला जो यहाँ पर हिजाब कंट्रोवर्सी थी उसको आप गलत ही डायरेक्शन में ले गए। ये तो यहाँ पर पता ही नहीं करना था कि हिजाब एसेंशियल है या नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मुस्लिम वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 15 जो बात करता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ग्राउंड्स इंक्लूडिंग रिलीजन एंड सेक्स। तो व्हेन मुस्लिम वुमेन आर केप्ट आउट ऑफ द क्लासरूम्स फॉर वेयरिंग द हिजाब, बेसिकली तो डिस्क्रिमिनेशन का केस है। यहाँ तो सबसे पहले आर्टिकल 15 ही वॉयलेट हो गया। फिर यहाँ पर ऑथर ने एक और कॉन्सेप्ट बताया है, इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है जो लोग होते हैं उनकी एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी नहीं होती। एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरी आइडेंटिटी, आई एम अ वुमेन, ये मेरी एक आइडेंटिटी। आई एम अ हिंदू, ये मेरी दूसरी आइडेंटिटी। तो एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी हो सकती है। तो आपको उन सारी आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर स्टेट को उन सारी आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। तो मुस्लिम वुमेन आर सब्जेक्टेड टू द प्रेजेंट एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आइडेंटिटीज़। पहली मुस्लिम की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, दूसरी बात वो वुमेन है इस वजह से उनको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि असेंशियल कंटेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन का ये है कि जो भी यहाँ पर वेरिड आइडेंटिटीज़ हैं स्टेट को सारी ही प्रोटेक्ट करनी है। तो सारी ही आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई थी। और कहीं कहीं आपको ये बात लगती है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है ही नहीं, सबको यहाँ पर यूनिफॉर्म में आना है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपको फेस पर लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं, लेकिन अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूँ, अगर मैं थ्रेड ना भी बांधूँ अपने रिस्ट पर या मैं तिलक नहीं भी लगाऊँ तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं अपने फेथ को प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा कॉन्शियस बोलता है अगर आप ये नहीं भी करो तब भी आप फेथ को प्रैक्टिस करो। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम है या कोई किसी और रिलीजन का, लेकिन उसको लगता है कि जब तक मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक मैं अपने रिलीजन के साथ ट्रू नहीं हूँ। तो ऐसा हमें लग रहा है हमने यूनिफॉर्म कर दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको तो प्रॉब्लम है ना, तो उसके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन एन एक्शन इज न्यूट्रल ऑन इट्स फेस बट डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट्स अ प्रोटेक्टेड ग्रुप। द कोर्ट्स आर सिंपली नॉट थियोलॉजिकल एक्सपर्ट। और कोर्ट यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कोई है या नहीं है ये कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकता है? कोर्ट यहाँ पर कोई थियोलॉजिकल एक्सपर्ट तो है नहीं। और इसके अलावा कोई प्रैक्टिस रिलीजन के लिए इंटीग्रल है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई प्रैक्टिस किसी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू में ही है लेकिन उसके लिए तिलक लगाना या फिर रिस्ट के ऊपर वो थ्रेड पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और अगर वो ऐसा करता है तभी वो ये इंश्योर कर सकता है कि वो अपने रिलीजन के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर उसको उसके लिए रिलीजन प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है और मेरे लिए रिलीजन प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिख रहा है। तो कोई प्रैक्टिस किसी इंडिविजुअल के लिए असेंशियल है या नहीं ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि किसी रिलीजन के लिए असेंशियल है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोर्ट को ये इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। Moreover, the test is of a general character, completely sidelining how important and integral a practice is to one's belief and conscience। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पर मायने रखता है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो यहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही ये होता है कि आपने यहाँ पर इंडिविजुअल को यहाँ पर सेंटर पर रखा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज एंटीथेटिकल टू हाउ राइट्स मस्ट बी कंसीव्ड। तो राइट को कैसे कंसीव किया जाना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल सेंटर में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं आप रिलीजन को सेंटर पर रख रहे हो, आप कम्युनिटी को सेंटर पर रख रहे हो। तो एक इंसान का रिलीजन को प्रैक्टिस करने का तरीका पूरी तरीके से अलग हो सकता है। तो यहाँ पर उस इंडिविजुअल को आपको सेंटर पर रखने की ज़रूरत है। तो यही इस आर्टिकल में बताया गया। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे हम चलते हैं द आइडियाज़ पेज। इसमें यह आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सो दैट द वॉर डज नॉट हिट अस। अब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली दैट ऑफ क्रूड ऑयल एंड गैस। इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी में 6% से ज़्यादा था, और यहाँ पर जो आरबीआई है उसको इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 6% तक की, और ये इन्फ्लेशन जो है हमें 6% से ज़्यादा दिख रहा था। WPI का जो इन्फ्लेशन वो भी यहाँ पर डबल डिजिट्स में चल रहा है। अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारी बैंक्स कितना इंटरेस्ट रेट देती हैं 3 से 4%। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 6%। इसका मतलब ये है कि रियल वैल्यू में हम अपनी मनी को लूज़ कर रहे हैं। अगर हम बैंक्स में अपना पैसा रख रहे हैं तो रियल वैल्यू में हम अपने मनी को लूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैंक्स 3 से 4% इंटरेस्ट रेट दे रही हैं इसका मतलब ये है कि कोशिश किया जाए जो इन्फ्लेशन वो 3% तक रखा जाए ताकि जो लोग हैं उनका यहाँ पर मनी का लॉस ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम रखने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि पॉजिटिव रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मिल सके लोगों को। टू डू दिस वन मस्ट इंश्योर लोअर रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन प्रेफरेबली बिलो 3% पर ईयर। अब इंडिया में जो CPI इन्फ्लेशन ज़्यादा है वो इसीलिए ज़्यादा क्योंकि उसमें फूड और फ्यूल दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो गिवन दैट द फूड हैज़ अ वेट ऑफ मोर देन 45% इन CPI इन इंडिया, तो यहाँ पर हमें फूड इन्फ्लेशन कम करना है। तो फूड इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल पल्सेस का कम करना था, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा स्टॉक कोई भी यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है।
इसके बाद एडिबल ऑयल्स के ऊपर लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता है। तो ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन उठाया है कि सबसे ज़्यादा जो फूड इन्फ्लेशन होता है वो राइस और वीट के प्राइसेस की वजह से होता है। तो एफसीआई के पास जो इतना सारा फूड ग्रेन्स रखा है तो एफसीआई उसको मार्केट में बेच क्यों नहीं देती है। अब एफसीआई उसको मार्केट में क्यों नहीं बेचती उसका भी यहाँ पर रीज़न बताया गया है। तो वन वंडर वाई इट डज नॉट इम्पोज अ स्टॉक लिमिट ऑन द वीट एंड राइस विद द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो बफर स्टॉक के नॉर्म्स है उससे तो कई ज़्यादा यहाँ पर एफसीआई के पास ग्रेन है। तो एफसीआई ऐसा इसीलिए नहीं करती है क्योंकि एफसीआई ने जो यहाँ पर प्रोकर किया उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ राइस एंड वीट टू द एफसीआई इज वे अबव देयर मार्केट प्राइसेस। तो अगर अनलोडिंग करेगी भी एफसीआई तो उसकी वजह से यहाँ पर एफसीआई को नुकसान ही होने वाला है। तो द अनलोडिंग ऑफ एक्सेस स्टॉक्स विल देयरफॉर हैव टू बी डन एट प्राइसेस मच लोअर देन देयर इकोनॉमिक कॉस्ट, और जिसकी वजह से फूड सब्सिडी यहाँ पर एफसीआई को ही मिलती है। और फूड सब्सिडी की वजह से इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना खर्चा कर रही है। तो इन द नेम ऑफ द पुअर जो इंडिया का सिस्टम है पीडीएस का सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट है। अब इनएफिशिएंट है तो उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक सर्वे में आया भी था कि क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सारी पॉपुलेशन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ही पॉपुलेशन को कवर करो जो कि यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और इसके अलावा आपको 1 2 3 रुपये में अनाज देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका प्राइस थोड़ा तो बढ़ा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि मार्केट में आप उसको बेच दो और मार्केट में आप ये बोल दो कि यहाँ से जिसको खरीदना खरीद ले और गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दे बेनिफिशियरी के अकाउंट में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है ये एफसीआई को करना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उनको यहाँ पर ब्रांड कर दिया जाए कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है एंटी पुअर है। तो इंडिया का ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो हम यहाँ पर सब्सिडीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ पर करना चाहिए एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम ज़्यादातर जो खर्चा है फूड सब्सिडी के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। हम सॉइल को देखकर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखकर यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं लगाते हैं। बेसिकली इस बेसिस पे क्रॉप लगाई जाती है कि एमएसपी किस पे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो भी डिस्टॉर्शन है पॉलिसीज़ में इनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है पेडागोजी ऑफ एम्पैथी, और ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे गेटिंग आउट ऑफ बिजनेस। वाई ईस्टर्न यूरोप इज पॉपुलर विद इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स। अब इंडियन मेडिकल स्टूडेंट जो है वो यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, लिथुआनिया में पढ़ने जाते हैं, एस्टोनिया में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फीस कम है, पहली बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर जो नीट का एग्जाम है उसको निकालना बहुत कठिन होता है एज़ कम्पेयर टू इन कॉलेजेस में जाना। तो यूक्रेन एंड अदर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक रोमानिया एंड बुल्गारिया आर पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स जो कि मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता है अगर वो इंडिया में मेडिसिन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो एग्ज़ाम होता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। और देखा गया है कि जो बच्चे वहाँ से पढ़ कर आते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें सिर्फ पासिंग परसेंटेज 16% है। तो टेस्ट कॉल्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन, जो कि उनको यहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसको क्वालिफाई करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विच मोस्ट पीपल डू नॉट पास। तो यही है, हमने डिस्कस कर लिया। बाकी फीस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो फीस हम कम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। एससी कॉशस बिहार नोटिफिकेशन टू डिक्लेयर लोहार कास्ट एसटी। अब बिहार ने नोटिफिकेशन निकाला था 2016 में कि जो लोहार कास्ट है वो एसटी कैटेगरी में आएगी। पहले वो यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आती थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो लोहार है वो यहाँ पर डिफरेंट है फ्रॉम द लोहरा कम्युनिटी। तो द कोर्ट रूल दैट बिहार्स लोहार और लोहार कम्युनिटी इज़ नॉट द सेम एज द लोहरा और लोहरा जो एसटी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर लोहरा और लोहरा तो एसटी कम्युनिटी है, लेकिन लोहार यहाँ पर एसटी कम्युनिटी नहीं है। द जर्मन टर्न अराउंड। अब यहाँ पर जो जर्मनी है उसने क्या क्या एक्शन लिया अगेंस्ट रशिया वो अभी हम देखेंगे। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो कि जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी बहुत सारी नेचुरल गैस, लगभग 50% नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पर रशिया से इंपोर्ट करता है। ऐसे में जर्मनी को पता है कि जर्मनी कोई भी एक्शन करेगा उसकी वजह से जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो जर्मनी के मार्केट में बढ़ जाएंगे। लेकिन जर्मनी ने इसका बिल्कुल भी ख्याल ना करते हुए अब वेस्ट के साथ रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। ऑन संडे चांसलर ओलेफ शोल्स also announced a commitment of 100 billion euro to a special fund for Germany's armed forces। और अब यहाँ पर जो जर्मनी है वो 2% जो कंट्री का जीडीपी है उसको डिफेंस स्पेंडिंग में यूज़ करेगा। The US and EU on Saturday moved to partially cut off a number of Russian banks from the main international payment gateway। तो मैंने आपको बता दिया रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। रिवर्सल ऑफ आर्म सप्लाई पॉलिसी। अब जर्मनी की ये पॉलिसी थी कि जर्मनी किसी भी कंट्री को वेपन सप्लाई नहीं करेगा। तो जर्मनी रिवर्स इट्स हिस्टोरिकल पॉलिसी ऑफ नॉट सेंडिंग वेपन्स टू कन्फ्लिक्ट जोन्स। और यहाँ पर जर्मनी ने इंश्योर किया है कि ये यूक्रेन को वेपन सप्लाई करेंगे। तो जर्मनी का जैसा पास्ट रहा है तो उसके बाद जर्मनी का ये डिसीजन था कि हम यहाँ पर किसी भी कंट्री को वेपन सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जर्मनी ने अब इसको बदल दिया है। तो बर्लिन हैज़ नाउ एग्री टू अ मेजर आर्मामेंट्स डिलीवरी इंक्लूडिंग एंटी टैंक वेपन, सर्फेस टू एयर मिसाइल्स एंड रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड्स।
द शिफ्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज जर्मनीज लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी यही थी कि ये किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन को वेपन्स नहीं देंगे, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल पास्ट ही ऐसा रहा है कि ये किसी भी फ्यूल को, किसी भी कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा फ्यूल नहीं करना चाहते हैं। जर्मनी हैज सेड इट विल सेंड वेपन्स टू यूक्रेन बोथ डायरेक्टली अक्रॉस इट्स बॉर्डर, इसके अलावा इनडायरेक्टली भी भेजेगा, सच एज नेदरलैंड्स की हेल्प से, एस्टोनिया की हेल्प से। तो देयर वॉज नो अदर रिस्पॉन्स पॉसिबल टू पुतिन एग्रेशन। तो जिस तरीके से पुतिन एग्रेशन कर रहे थे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, इसीलिए जर्मनी को ये सारे स्टेप्स उठाने पड़े। जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, उसका सर्टिफिकेशन भी जर्मनी ने होल्ड पर लगा दिया है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का सर्टिफिकेशन होल्ड पर लगा दिया है। जर्मन रेगुलेटर्स हैड नॉट इशूड द फाइनल लीगल क्लियरेंसेज नीडेड टू स्टार्ट ऑपरेशंस। तो अभी यहाँ पर जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो अपना ऑपरेशन नहीं शुरू कर सकती है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हमने देख लिया कि जर्मनी का स्टैंड कैसे बदल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर स्विफ्ट की बात की गई है। तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने यहाँ पर, कुछ रशियन बैंक्स हैं जिनको यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस को न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहा जा रहा है। तो डिसाइडेड टू पार्शियली एक्सरसाइज द न्यूक्लियर ऑप्शन एज फार एज इकोनॉमिक सैंक्शंस आर कंसर्न। तो फाइनेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन आप इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया है। अब रशिया को इससे बाहर कर दिया गया तो रशिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी अब यूज़ में कुछ रह नहीं गए। रशिया का ये कहना था हमारे पास बहुत सारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो सैंक्शंस लग भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्विफ्ट सैंक्शंस के बाद अब रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स किसी काम के नहीं है। तो दीज सैंक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर सिग्निफिकेंट हिट टू रशिया विच इज हेवली रिलायंट ऑन द स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। अब रशिया क्या कर सकता है, रशिया इसका कोई ऑल्टरनेटिव बना ले स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का। तो रशिया बात भी कर रहा था कि चाइना के साथ मिलकर हम स्विफ्ट प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। अब जो स्विफ्ट है उसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि यहाँ पर मैसेजिंग सिस्टम का काम करती है फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट्स, और इससे फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। वेल स्विफ्ट डज नॉट एक्चुअली मूव मनी। अब जो स्विफ्ट है ये बेल्जियम में बेस्ड है, और यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है 11 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की वो इसको ओवरसीज करती हैं। तो वो जो 11 कंट्रीज़ है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द लास्ट वन इज बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में तो ये बेस्ड ही है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी था हमने डिस्कस कर लिया कि स्विफ्ट क्या है। रशिया का भी एक सिस्टम है जैसे कि SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, और रशिया और चाइना मिलकर बात करें कि हम यहाँ पर कोई और सिस्टम बनाएंगे जो कि अल्टरनेटिव होगा स्विफ्ट का। आगे हम चलते हैं द ISS, रशियाज पार्टिसिपेशन एंड इट्स थ्रेट टू लेट इट फॉल टू अर्थ। अब यहाँ पर ISS की बात की गई है। अब रशिया जो है ISS के लिए प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो रशिया का यही कहना है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो है ये अपने आप ही यहाँ पर धरती के ऊपर गिर जाएगा, और ये रशिया पर नहीं गिर सकता क्योंकि उसका ऑर्बिट ऐसा है कि वो रशिया की टेरिटरी को कवर ही नहीं करता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की गई है, ये ओनली ऑपरेशनल स्पेस लेबोरेटरी है, और इसको भी 2028 तक ये चलेगा, 2031 तक इसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये जो है ये जीरो ग्रेविटी के ऊपर काम नहीं करता, थोड़ी बहुत ग्रेविटी है इसमें, जिसकी वजह से दो ISS इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट अ वैरायटी ऑफ जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसके अलावा इन सारी कंट्रीज़ ने इसको मिलकर बनाया था, वो मैंने आपको बता दिया। मेनली इसमें रशिया और USA हैं। इससे पहले रशिया का एक और स्पेस स्टेशन था जिसका नाम था मीर स्पेस स्टेशन, और अमेरिका का था स्काई लैब। अभी यहाँ पर इंडिया बात कर रहा है कि इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। जो चाइना है उसने 2 प्रोटोटाइप्स अपने स्पेस स्टेशन के भेज भी दिए हैं, टेस्ट भी कर लिया उनको। तो ISS हैज़ बीन ऑन ऑपरेशन सिंस 1998, और यहाँ पर 2028 तक तो ये कंटिन्यू करने ही वाला है। तो सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, हमारे भी एम्बिशन है कि हम भी एक स्पेस स्टेशन बनाएं, और चाइना ने 2 प्रोटोटाइप्स को टेस्ट भी कर लिया है। अब रशिया क्या थ्रेट दे रहा है, तो बेसिकली रशिया जो है वो प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, ताकि वो डिफाइंड ऑर्बिट में यहाँ पर ऑर्बिट करता रहे। जो US है वो यहाँ पर पावर प्रोवाइड करता है और स्पेस क्राफ्ट को हैबिटेबल रखने में मदद करता है, लेकिन जो रशिया है वो प्रोपल्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो है ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो रशिया का यही कहना है कि हम प्रोपल्शन विड्रॉ कर लेंगे और हम यहाँ पर प्रोपल्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ISS जो है वो पूरी तरीके से जीरो ग्रेविटी स्पेस में नहीं है, मैंने आपको बताया इसमें लिटिल बिट ऑफ ग्रेविटी है। तो रशिया इसको लगातार प्रोपल्शन प्रोवाइड करता रहता है ताकि ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहे। तो रशिया ने यही बोला कि हम अपना प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करना बंद कर देंगे ताकि ये अर्थ पे फॉल हो जाए, अगर इनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए गए। अब वेनेरा डी मिशन क्या है, तो वेनेरा डी मिशन जो है ये वीनस को एक्सप्लोर करने वाले थे, 2029 के लिए प्लान था, और इसमें US रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन था। अब रशिया का यही कहना है कि हम US के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि US इनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। आगे हम चलते हैं। अब यूक्रेन में सारे ही सिटीजन्स को सोल्जर्स बना दिया गया जो कि 18 से 60 साल के हैं, और वो यहाँ पर पुरुष हैं। तो यूक्रेनियन आर्मी विद द असिस्टेंस ऑफ ग्रोइंग रैंक्स ऑफ सिटीजन सोल्जर्स, तो यहाँ पर सारे सिटीजन्स को सोल्जर्स बना दिया है एक्सेप्ट वेमेन एंड चिल्ड्रन, और जो यहाँ पर 60 ईयर से ज़्यादा के हैं। बेलारूस का स्टेटस है नॉन न्यूक्लियर स्टेटस। तो बेलारूस अब एक रेफरेंडम करा रहा और इस स्टेटस को चेंज करके न्यूक्लियर स्टेटस में कन्वर्ट कर लेगा। तो बेलारूस हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन सैटरडे टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड डिच इट्स नॉन न्यूक्लियर स्टेटस। तो जब ये सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था तब ये नॉन न्यूक्लियर स्टेटस इन्होंने अपनाया था, अब ये इसको चेंज कर रहे हैं। चाइना के यहाँ पर
रॉकेट की बात की गई, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट। अब लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने एक साथ 22 सैटेलाइट्स संडे को यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो 22 सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट किसका है, तो ये चाइना का, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। इकॉनमी पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी अभी पता नहीं कि क्या होने वाला है। मार्च में गवर्नमेंट पूरा डिसाइड करेगी कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा, तब हम डिसाइड देखेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान्स टू सेटअप एन इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्लान किया कि वो एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी, स्ट्रेस्ड टाइम में भी और नॉर्मल टाइम्स में भी। अब बाकी पूरा फाइनलाइजेशन कैसे काम करेगा तो वो मार्च तक होगा, तो उसके बाद ही यहाँ पर एक्सप्लेन पेज पर तो एक्सप्लेनेशन आ ही जाएगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे बैड बैंक क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेती है, वैसे ही ये जो बॉन्ड इंस्टीट्यूशन होगा ये क्या करेगा, इलिक्विड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स को खरीद लेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।